नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप सभी का स्वागत है बिहार की सुगबुगाहट में। आज जो है हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में कि जो बिहार की शुरुआती दौर थी उस टाइम की राजनीति और अब की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ बदलाव आया है और क्या बदलाव आने चाहिए ताकि जो युवा नेता होंगे आगे जाके उन लोगों के लिए क्या कुछ। हम लोग उन सारे टॉपिकों पे बात करेंगे और हमारे साथ है सामाजिक आर्थिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और अभी जो है हम लोग अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है बिहार की राजनीति पूरे देश में एक महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि लोग जब भी बात करते हैं राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि जो बिहार की राजनीति वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऐसा क्या है, इसके बारे में कुछ? नहीं, ये तो डाउटफुल बात है। हम राजनीति के विक्टिम हैं, हमारे पास बाकी कुछ है, बाकी कुछ नहीं भी है। जनता में भी जो करप्शन फैल गया है, आम जनता भी अपने हिस्से के एक हिस्से को चोरी कर कर के खाने में दिलचस्पी रखता है, तो बिहार की राजनीति की वजह से है। बिहार की राजनीति के बारे में इतना ऊंचा ये था, एक मिथ था। और बिहार में जो आते हैं दूसरे प्रांतों के नेता, तो वो ये कहते हैं कि क्रांति की ये भूमि है, क्रांति का बिगुल यहीं से बजता है। और उसकी एक वजह है कि 1974 एक आंदोलन हुआ था, जो भारत का ईस्टर्न जोन है बिहार, तो ईस्ट से उठी हुई आंधी जो है लगभग पूरे उत्तर भारत पर उसने अपना असर डाला था। लेकिन आज वह अवस्था नहीं है। अगर हम लोग जैसे कि आजकल के जो युवा हैं, बिहार के युवा जो है, अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उन लोग का बस यही रहता है कि हम बस एक बार इलेक्शन जीत जाए, उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है युवा नेता को कि उन लोग को उतना मतलब नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ वैसे जैसे जो पुराने नेता रहे हमारे यहाँ के, उनके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से वो लोग जो है बिहार के जो राजनीति उसमें अपना वो लोग महत्वपूर्ण एक हिस्सा रखे थे वो लोग। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के बाद की जो बिहार की राजनीति थी, उसके बाद बिहार में जातीय वैमनस्य और भेद था भी, उसके बावजूद समाज के निर्माण का, भारत के अंदर वेलफेयर स्टेट को स्थापित करने का, जनतंत्र को स्थापित करने का, अंग्रेजों के शासन से बेहतर शासन देने का, ये सब चुनौतियां उस समय थीं। वो एक अलग बात है। लेकिन उसके पहले बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हो गया था, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। बिहार एक अलग प्रांत था और इस प्रांत के साथ पहले उड़ीसा भी था जुड़ा हुआ बिहार में ही, और झारखंड भी था। बहुत जल्दी ही उड़ीसा अलग हो गया, तो बिहार झारखंड यानी उत्तर बिहार और दक्षिण, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार। उस समय हम लोग मध्य बिहार में थे, अब हम दक्षिण बिहार में हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार जो है बिहार से अलग हो गया है, झारखंड। तो उस समय एक मादा था, लेकिन हमारे साथ एक बैकवर्डनेस चस्पा था। जैसे किसी ने हमारे माथे पर पिछड़ेपन का कोई तिलक लगा दिया हो, और बैकवर्डनेस की हिस्ट्री भी थी, और बैकवर्डनेस पिछड़ेपन का एक चरित्र भी था। बैकवर्डनेस का वर्तमान बना रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नदारत। इस पर हम लोग अलग अलग बात करेंगे। आपने मुझे कहा है कि सीरीज़ में बात करेंगे, तो आज समझ लीजिए कि ये विषय का इंट्रोडक्शन है। तो बिहार में एक संभावना थी, संभावना प्रदेश था, और आज भी कई कारणों से यह संभावना प्रदेश है। लेकिन इसके मार्ग में अनेक गतिरोध पैदा हो गए हैं। एक बात और कह के मैं बात समाप्त करूं कि मैं यह मानने वाला नहीं हूं कि पिछले दिन बहुत अच्छे थे और आज बहुत बुरा है, बल्कि समाज प्रगतिशील है, अपनी बुराइयों के साथ प्रगति करता है, यह भी बात है। तो अनेक बुराइयां आ गई हैं, लेकिन पिछले दिनों से हम बेहतर अवस्था में आए हैं। लेकिन इस अवस्था में अगर राजनीति में बड़े संख्या में लोग आना चाहते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में आना चाहती हैं, युवक बड़े संख्या में आना चाहते हैं, और उनमें से एक सेक्शन कुछ पार्टियों में
राजनीति में आने का उनका एक तरीका है कि फील्ड में कोई काम नहीं करना है, उनको एकदम कलफदार उजला कुर्ता उजला पैजामा पहनना है, और आजकल तो एक नया चलन है उजले रंग का जूता पहनना है। ये एक अलग किस्म का मिसमैच है, एक नया वर्ग है, बड़ा ही ड्रामेटिक वर्ग, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन बिहार इसी में नहीं है, इतने थोड़े से युवकों की राजनीतिक आकांक्षा में नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता में आगे बढ़ने का एस्पिरेशन है। इस पर हम लोग, आप आगे कुछ कहिएगा तो बात करेंगे कि बिहार के आम जनता में कितना तीव्र विकास आकांक्षा है। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि बिहार के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो लोग जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे युवाओं को ऐसे देखा जाता है कि अगर हम लोग स्कूल हो या ट्यूशन अगर बात करें तो उसमें अगर कोई टीचर जो है गलती से पूछ ले कि कितने जो स्टूडेंट है वो नेता बनना चाहते हैं, तो मुश्किल से एक हाथ भी नहीं उठता है, मुश्किल से सारे लोग यही बोलते डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से उनके मन में ये चीज़ है कि जो राजनीति है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ उस तरह का उनके मन में बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये राजनीति जो है इसके बारे में दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। डूबने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना है, एकदम घाट किनारे डूबने वाली जगह पर राजनीतिक व्यवस्था को लोगों ने ला छोड़ा है। यह जिन लोगों को बिहार के नवनिर्माण का राजनीतिक तौर पर पावर मिला, जो सत्ता में गए और जो लोग बहुत दिनों तक सत्ता में रहे, उनकी वजह से राजनीति का यह गिरा हुआ रूप दिखलाई पड़ता है। और इस वजह से, और आप ठीक कह रही हैं, बल्कि हम तो आजकल स्कूलों में, हाई स्कूलों में लड़कों को क्लासरूम में बिठा करके बात कर पाएँ ये नौबत नहीं आती है। कभी कभी हम लोग अपेक्षा करते हैं, और हेडमास्टर अगर मेहनत करते हैं तो क्लासरूम में ज़्यादा लड़कियां दिखती हैं अभी मैट्रिक तक, 8th 9th 10th में। और लड़कियों में मैंने ये देखा है कि शिफ्ट आया है, वो बहुत ज़्यादा सोचती थी तो डॉक्टर या टीचर, अब वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। हालांकि मैं नहीं कह सकता हूँ कि कल्पना चावला के साथ दुर्घटना हुई तो एस्ट्रोनॉट वाली बात अब कितनी है, लेकिन लड़कियों के पास अपने विकास आकांक्षा का खुला आकाश है। पंचायती राज की वजह से 50% महिलाएं, जिसमें बहुत सारी जिनके मुखिया पति होते हैं और वो खुद डमी होती हैं, उनको निकाल भी दें तो भारी संख्या में अभी भी राजनीति में महिलाएं आ रही हैं। और जो लड़के आ रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं उनका एक वजह है। देखिए, ये जो राजनीति का लुम्पेनाइजेशन हुआ है, उनको चुनाव में टिकट चाहिए, और टिकट वो क्षेत्र में कितना भी प्रभावशाली होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट के लिए उनको अपने अपने किसी राजनेता के यहाँ दरबार लगाना है, इसलिए वो एक कॉस्मेटिक वर्ग पैदा हुआ है जो कलफदार उजला कुर्ता पैजामा और उजला रंग का जूता पहन करके और निकलता है। तो ये राजनीति जो है इन लोगों की वजह से घाट पर आ लगी है, जिन लोगों को शासन करने का लंबा वक्त मिला। और यह गैर कांग्रेसवाद के दिनों में हुआ। कांग्रेस के समय में श्री बाबू लंबे समय तक शासन में रहे, कुछ चीफ मिनिस्टर भी रहे कुछ ज़्यादा समय तक, लेकिन वो बदल दिए जाते थे। यहाँ जिन लोगों के हाथ में सब सत्ता लंबे समय तक रही, उनकी वजह से राजनीति की ये अवस्था है, ये कहने में हमको हिचकना नहीं चाहिए। तो अभी जैसे कि राजनीति के बीच वाले दौर में जैसे लालू यादव जी थे, उन्होंने भी बहुत कुछ घोटाला किया है, लेकिन फिर भी राजनीति में उनका नाम जो है सबसे ऊपर लिया जाता है कि उनके तरह जो है राजनीति कोई नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक कंट्रास्ट है, ये विरोधाभास है। लालू प्रसाद यादव अभाग्य के भी सौदागर हैं और लालू प्रसाद यादव लोगों के एस्पिरेशंस को जगाने वाले भी हैं, इसलिए कि इसके पहले पूरी राजनीति पर डोमिनेंस था सवर्ण लोगों का। तो सवर्णों के डोमिनेंस को समाप्त किया लालू प्रसाद यादव ने। पक्का रिजीम, ये दौर चलता रहा था, पिछड़ी जातियों के लोग उभर रहे थे, ठीक है, पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत है, अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत अधिक है। कर्पूरी ठाकुर शासन में आते थे, 2 बार आए हैं, एक बार 67 के समय आए हैं, एक बार 1977 में आए हैं, लेकिन 2-2.5 वर्ष में उनको सत्ता से हटा दिया जाता था, गद्दी च्युत कर दिया जाता था, सत्ता च्युत कर दिया जाता था कर्पूरी जी को। तो पक्का शासन में माने पिछड़े वर्गों के उभार
और गैर कांग्रेसवाद दोनों के साथ लालू प्रसाद यादव शासन में आए। अब इस पर हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव संयोग से पिछड़ी जातियों के उभार के भी प्रतीक बने। इसी के साथ साथ मुसलमानों के, पददलित लोगों के, और इसके साथ साथ एक बहुत क्यास भी नहीं था, शासन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो अभाग्य के प्रतीक बन गए, इसलिए कि उनके पास जिनकी आकांक्षा उन्होंने जगाई उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं था, उनके मन में कोई भावना, कोई नज़रिया, कोई एस्पिरेशन नहीं था लालू प्रसाद। दूसरी तरफ एक बात थी कि वो पूरी राजनीति को, जो कि गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी, और बिहार में इसकी प्रबल दावेदारी थी क्योंकि यहाँ गैर कांग्रेसवाद को लेकर के 1974 का आंदोलन हुआ था। तो वो जो आम जनता का एस्पिरेशन है उसको घटा करके उन्होंने जाति में विभाजित कर दिया, और बाद में जातियों में विभाजित करने के बाद उन्होंने यादवाइजेशन कर दिया, और अंत में परिवार में उन्होंने इसको सिमट दिया। तो इस वजह से लालू यादव एक तरफ इन जातियों के उभार के प्रतीक रहे, दूसरी तरफ अपने ही आचरणों से मतलब बिहार के अभाग्य के भी प्रतीक बने। और इसके साथ साथ उनका नाम पशुपालन घोटाला में आया और वो उन्होंने गद्दी छोड़ी और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके वो जेल चले गए। लेकिन जब बाद में वो रेल मिनिस्टर हुए तो रेल मिनिस्टर के बाद उसी समय से हम लोग जानते हैं कि उनको उनके आचरण से ये लगता था कि पशुपालन जैसे घोटाला जैसे मामूली घोटाला में वो फंस गए। भारत में जो घोटाला हो रहे हैं उसमें उसका कहीं बहुत बड़ा स्थान नहीं था, तो क्यों नहीं दोनों हाथ से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं। तो उनका रेलवे में आने के बाद का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, और हम कितना भी इसका समर्थन करें कि जातियों के स्टेटस में बदलाव आने से लोगों की आकांक्षाएं जगी, लेकिन उसके ऊपर ही करप्शन का जो एक कुठाराघात लालू प्रसाद द्वारा हुआ। तो लालू प्रसाद यादव इन दो विरोधी बातों के प्रतीक हैं, केंद्र हैं। तो अभी जैसे कि आपको क्या लगता है जो राजनीति की सबसे बिहार राजनीति में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो क्या है? देखिए अभी तो सबसे ज़्यादा, देखिए हम लोग एक एक बात पर विस्तार से बात करेंगे अगली बार से, और विषय को बांट करके करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है कि यहाँ पर पिछले मतलब करीब 19 वर्षों से एक शासन है। पश्चिम बंगाल में तो गैर कांग्रेसी सरकार बना, और तमिलनाडु में तो 77 के बाद दोबारा फिर कांग्रेस नहीं आई, लेकिन बिहार में 80 में कांग्रेस दोबारा आई थी, और बिंदेश्वरी दुबे के कार्यकाल तक कांग्रेस रही, ठीक है। लेकिन बिहार में गैर कांग्रेसी शासन जो है वह, उसका अभी सबसे ताज़ा रूप है, वह है नीतीश कुमार। भाजपा के साथ भी जब शासन बनाए तो वो गैर कांग्रेसी शासन था, लेकिन भाजपा जब पावर में चली गई और मजबूत हो गई तो अब वो भाजपावाद ही एक प्रतिमान बन गया। अब गैर कांग्रेसवाद उसका प्रतिमान नहीं रहा। तो गैर भाजपावाद का जब दौर आया तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ शासन में थे, बीच में हटे फिर जुड़े, लेकिन आज वो गैर भाजपा शासन के साथ हैं और इंडिया में हैं। तो अभी जो कुछ बिहार में हो रहा है, एक काम हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम एकदम कमज़ोर थे, उसमें बहुत बदलाव आया है। इस पर हम लोग बात करेंगे, बिहार की इकोनॉमी पर बात करेंगे, तब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, उसको हमको देखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए कि इस दौर की जो बुराइयां हैं, करप्शन, बढ़ता हुआ करप्शन, माने पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूट करप्शन का ये जो दौर है जिसमें आम जनता भी उसमें, माने स्कूल अभिभावक समिति के लोग स्कूल के फंड में से लूट लेना चाहते हैं, अपने लिए जो टॉयलेट का आवंटन हुआ है तो पखाना चोर बन जाते हैं, वो पैसा लूट लेना चाहते हैं, दूसरे के टॉयलेट के सामने फ़ोटो खिंचवा करके भेज देते हैं और पैसा उठा लेना चाहते हैं। जाहिर है कि उसके लिए कमीशन भी दे देना चाहते हैं। तो पूरा इलाका जो है ये बाहर शौच जाने से फ्री हो गया है क्योंकि उतने टॉयलेट बन गए हैं, लेकिन पूरा इलाका, पूरा गाँव जो है टॉयलेट विहीन है। ये सारे पैसे को मिलजुल करके लोगों ने खा लिया। तो ये जो करप्शन नीचे तक शुरू हुआ, वह फैल गया, व्यापक पैमाने पर फैल गया। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार से होती है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के नॉन गवर्नेंस के दौर से गवर्नेंस के दौर में नीतीश कुमार के द्वारा, जो लालू प्रसाद के नॉन गवर्नेंस के दौर से
नीतीश कुमार के गवर्नेंस का दौर है। इस दौर की जो बुराई है उस बुराई के लिए नीतीश कुमार का शासन जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता पर उनका पार्टियां वो बदलते रहे, जनता में उनका मैंडेट घटता चला गया। अभी वो लोगों के मैंडेट से शासन में नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो मतलब जिस मैंडेट से जीतते थे उसको छोड़ करके दूसरे से शासन में है। जो उससे विरोधी लोग थे नीतीश कुमार के शासन के, उनके साथ मिलकर के शासन है, तो मैंडेट नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में, शासन चलाने वालों में इनका मैंडेट है, और मैंडेट कमज़ोर किस्म का है आजकल। तो नीतीश कुमार पर हम लोग बात करेंगे। नीतीश कुमार आजकल जो उनकी बोलने की शैली बदल गई है, और मेव 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 में बोलते हैं, हमने तो कर दिया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इस शैली में जो बोलते हैं, और वो हर समय अपना देह गिरा लेते हैं जैसे कि सारे पापों से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध बिहार के विकास से है, और विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष के नाम पर उन्होंने भारत में भी जो नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके मुकाबले बिहार में बोगस किस्म के बहुत ही खर्चीले प्रोडक्ट बनाए हैं, प्रोजेक्ट सब बनाए हैं। उसी में बिहार म्यूज़ियम भी है, कई तरह के खर्चीले प्रोजेक्ट हैं जो बिना मतलब के हैं। पार्क जो बनाए गए हैं उसमें 10 गुना पैसा खर्च किया गया है। तो नीतीश कुमार ने सेंट्रलाइज करप्शन का बिहार को एक गढ़ बना दिया, और दिल्ली और महाराष्ट्र के आगे करप्शन के मामले में हम पानी भरते थे, यहाँ तक कि झारखंड में भी जो करप्शन था उससे पीछे थे। लेकिन अब हम इस मायने में बराबरी कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, बिजली लगी, इसमें देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का कितना रोल है, ये हम लोगों को थ्रेडवेयर जांचना पड़ेगा। तो शिवानी जी, मैं समझता हूँ कि आज आपको इतनी ही बात करनी चाहिए, आप जैसा सोचें, और आपको ठीक अगले दिन इस पर आना चाहिए कि बिहार के खेती में और बिहार में उद्योग विकास की क्या संभावना है। एकदम आर्थिक विषय पर आ जाए, तब हम लोग रोजगार पर आएंगे, और तब अन्य संभावनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैं करता हूं कि बिहार के नदियों में अकूत रोजगार की संभावना है। तो इस पर हम लोग बात करें। तो जैसा आप कहें, मैं इस सीरीज़ के लिए तैयार हूं, और मुझे अगर कुछ श्रृंखला आप में बुलाते हैं तो मैं एक संपूर्ण पिक्चर बिहार का आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो है हमें और हमारे व्यूअर्स को जो है काफ़ी कुछ जानने को मिला कि बिहार राजनीति में क्या कुछ है, क्या समस्या है। तो ऐसी और भी जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, जो लोग भी ये सीरीज़ देख रहे हैं और आपके मन में भी कोई प्रश्न उठते हैं बिहार की राजनीति को लेकर, तो आप वो पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। हम जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, और पूरे अच्छे तरह से चाहेंगे कि आप भी उस चीज़ को समझ जाएं। तो जिन्होंने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद।